नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। कहते हैं कि किसी भी बात को कहने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, काल, पात्र, स्थान। लेकिन फिलहाल बिहार की जो राजनीति है उसमें इन चीजों के लिए कोई जगह दिख नहीं रही। 2-3 दिनों से एक लगातार विवाद चल रहा है बाप बेटे का। पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और तीखा बयान इस पे चल रहा है। मामला तब शुरू हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी पे एक टिप्पणी की थी और उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी उसका रिएक्शन दिया था और लगातार उसके बाद ये रिएक्शन पे रिएक्शन होता चला जा रहा है। 3 दिनों से ये विवाद लगातार चल रहा है और बात वही पे आ रही है, बात और बेटे की। तो इसी मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा के लिए मौजूद है कि क्या भाषाई मर्यादा तार तार हो रही है राजनीति में। हमारे साथ इस वक्त पैनल पे कई मेहमान हैं। आरजेडी से अरुण कुमार जी हैं, बीजेपी से राकेश सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी हैं। चंदन जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि जिस तरह की बातें अभी हो रही है पिछले लगातार 3 दिनों से, और बयान और इस तरह के बयान रुकने का नाम नहीं ले रहा, आज भी काफी बयानबाजी हुई है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए ये बयानबाजी हो रही है? और ये नेता ये मानते हैं कि इस तरह के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से वो कहीं ना कहीं जमीनी तौर पे पब्लिक से कनेक्ट होते हैं? जी बिल्कुल, चुनाव से सीधा संपर्क इसलिए है दीपक जी कि अगर कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी आते हैं और उनको पिता को कोई अगर मैंने अपमानित करने जैसे कोई बात करता है तो वो पूरा कुशवाहा समाज इकट्ठा होता है। और सम्राट चौधरी जानते हैं कि मेरी पहचान तभी तक कायम रहेगी जब अगले चुनाव में हम नीतीश कुमार से अलग करके कुशवाहा वोट हम भाजपा के वोट बैंक में डाल सकें। तो वो जब तक वो जवाब नहीं देंगे, अपना पक्ष नहीं रखेंगे, उन्हें हारा हुआ नेता माना जाएगा। तो अब बयानों के जरिए, बयानों से जीतने का जो कह सकते हैं रवैया है, वो पूरे बिहार में चल रहा है। कोई रुक नहीं रहा है, न तेजस्वी रुक रहे हैं, न चिराग रुक रहे हैं, न सम्राट चौधरी रुक रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने वोट बैंक को ग्रिप में लेने की ये बात चल रही है। यही वजह है पूरे जदयू का महकमा नीतीश कुमार जी को सेव करने में लगा है। तो भाजपा के तमाम लोग नीतीश कुमार पर आक्षेप लगा रहे हैं। जी दीपक जी। अरुण जी, आपसे सवाल ये है कि इस तरह के बयान हुए और उसके बाद लगातार ये बोला जा रहा है, ठीक है, एक बयान सम्राट चौधरी की तरफ से भी आया था, लेकिन क्या इस पे जरूरी था कि इस तरह के रिएक्शंस दिए जाएं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार जब से प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी बने हैं और उसके बाद जब से इंडिया गठबंधन बना है, लगातार आप देख रहे हैं पूरे देश में तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और यहाँ बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर हुई है। तो एक तरह से लगातार हमें तो उम्मीद नहीं था, वह सम्राट चौधरी जी जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पाठशाला में नाबालिग से बालिग हुए, आदरणीय लालू यादव जी के संरक्षण में उन्हें पहचान मिला, राजनीतिक पहचान मिला, चाहे उनके पूरे परिवार को, ये छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब इस तरीके का बयानबाजी, एक बड़ों के, एक लालू यादव जी देश में एक पहचान रखते हैं और तमाम दलों के नेता उनका सम्मान करते हैं और उनके प्रति आदर करते हैं और एक बहुत बड़े नेता हैं, लीडर हैं, चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, एक अलग पहचान है। लेकिन सम्राट चौधरी जी पिछले दिनों से लगातार किस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं। या तो संगत से गुण होत या संगत से गुण जात। भारतीय जनता पार्टी में पिछले ही दिनों आपने देखा होगा किस तरह से, कितना मतलब जो है किस तरह से एक बड़ा बयान दिया कि देश को आजादी और प्रदेश के लोगों को आजादी 2014 के बाद मिली। अब इस तरह की बयान और लगातार तरह तरह का बयान, तो निश्चित रूप से ये लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। और इन लोग, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्थिति आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी से लेके सम्राट चौधरी जी का बात करें, चाहे सदन में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रमेश बिदोरी ने किस तरह का जो है कि बयान दिया, किस तरह का भाषण किया। अरुण जी, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी से राकेश जी। राकेश जी, अगर
नीतीश जी का एक बयान आया, अगर सम्राट चौधरी अगर उस पर इस तरह से रिएक्ट नहीं करते तो शायद ये विवाद इतना आगे नहीं बढ़ता, और लगातार जो आज ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन इस तरह के रिएक्शंस नहीं होते। दीपक जी, हम आपको बता दें, राजनीति का एक स्तर, एक पैमाना तय होना चाहिए। अगर नीतीश जी इस तरह का बयान नहीं दिए होते तो इस तरह की बातें नहीं होती। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता है, देश भर में इनकी पहचान है। लेकिन क्या उनके मुख से इस तरह की बाप को तेजस्वी यादव को कहा कि तुम्हारे बाप को, चिराग पासवान को कहा तुम्हारे बाप को, ये सम्राट चौधरी जी को कहा कि तुम्हारे बाप को? अरे आखिर आप कितना, ठीक है बड़े नेता है, लेकिन भाषाई मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। अब भाषा, अगर उनकी भाषाई मर्यादा नहीं रहेगी तो दूसरे से क्या कल्पना करेंगे? हमारे अध्यक्ष जी ने क्या गलत कहा? भाई हमारे अध्यक्ष जी ने यही ना कहा, भाई किसी के पिताजी के बारे में अगर आप विस्मरण करिएगा, गलत सलत बयान दीजिएगा तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, इस प्रकार की बयान, इस तरह की हल्की बातें न करें। बड़े नेता हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री है, बिहार की एक प्रतिष्ठा है, तो इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जहां तक सवाल है कि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को मैं लाया, अरे कौन किसको लाया इस सब पूरे बिहार के लोगों को पता है, लेकिन बार बार उनके पिताजी को बारे में कहना, अरे स्वाभाविक है जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो और विपक्ष में हैं तो आपकी काम को उजागर करेंगे। लेकिन काम को उजागर करने का मतलब ये नहीं होता है किसी के पिताजी के बारे में गलत सलत बयानबाजी देना। ये जो राजनीति का जो स्तर तय हुआ। दूसरी बात, उनके प्रवक्तागण जो आजकल बोल रहे हैं, इतना घटिया स्तर पर उतर गए हैं, लंपट, क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं बताइए। हमारी पार्टी में तो उस तरह के लोग नहीं बोलने वाले, मजबूरन कुछ कहना पड़ रहा है क्योंकि भाई पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, बिहार की जनता कहती है कि आखिर इस तरह की बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं इसका तो आप लोग जवाब देंगे ना। तो इतनी हल्की तरह की बयानबाजी, भाषाई लंपट। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पता नहीं किनके बारे में कौन सा शब्द नहीं प्रयोग करते हैं। लगता है पता नहीं नीरज जी किस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए। मैं नीरज जी को बड़ी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ दीपक जी, हम लोग भी उस समय छात्र राजनीति में थे। नीरज जी किस पार्टी से आए हैं, नीरज जी कौन सी राजनीति करके आए हैं? वो कोई समाजवादी नहीं है, वो नकली समाजवादी है, वो समाजवाद का चोला हो रहा है, वो 6 इंच छोटा करने वाली पार्टी से आए हैं। चीन का रास्ता, भारत का रास्ता, इस तरह की बात करने वाले लोग आए हैं। अब नकली समाजवाद का चोला ओढ़ के। और एक बात और बता दें, नीरज जी को अगर 2 बार हार में हल्दी लगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, ये राष्ट्रीय जनता दल के मित्रों का योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की हल्की बातें करते हैं, इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, ये लोकतंत्र में, ये राजनीति में ये अच्छी नहीं है। हम इसका बिल्कुल कंडेम करते हैं। हम नहीं चाहते हैं इस तरह का बयानबाजी हो। विरोधी हम हैं, आप पक्ष में हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा जरूर बनी रहनी चाहिए। चंदन जी, जिस तरह की भाषा अगर इस्तेमाल हो रही है राजनीति में, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी इस तरह की बिहार में जब भी चुनाव हुए, और कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो पार्टी की नीति और चुनाव के मुद्दों को से हटकर धीरे धीरे एक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक चली जाती है। इस बार भी ये चीजें हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि किसी को लगता होगा कि इसका फायदा, कितना फायदा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टीज को और कितना नुकसान होगा। देखिए, व्यक्तिगत तो नुकसान ही होगा। चरित्र को जहां बात करें तो उनके चरित्र पर एक नकारात्मक कह सकते हैं कि एक बिंब उन पर गठित कर दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार जो है जातीय जकड़न से भरा हुआ राज्य है, और अभी उम्मीद नहीं लगता है कि अगला 2 इलेक्शन भी हम जातीय जकड़न के बिना लड़ सकें। और अभी जो सम्राट चौधरी को जो बड़ा ताज मिला है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है कुशवाहा वोट बैंक। क्योंकि भाजपा की नीति में जो परिवर्तन आया है, सवर्ण और वर्णियों के साथ में अब अति पिछड़ा को जोड़ने की जो बात आई है, एक नई राजनीति को रंग देने के लिए सबसे, अगर कोई कह सकते हैं कि मौजूद या मुफीद नेता कोई थे तो सम्राट चौधरी थे, और उन्होंने इसको आगे किया। अब जरूरी है कि सम्राट चौधरी अपने जाति के वोटरों को कैसे एक्टिवेट करें,
क्योंकि उन्हें पता है कि लव कुश समीकरण से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो मेरा भी जो कुश है वह लव है, उसको मिला करके हम एक अच्छा कह सकते हैं स्थान भाजपा को दिला सकते हैं। वह उनकी राजनीति की जो अभी कह सकते हैं कुर्सी को लेकर राजनीति जो शुरू हुई है, उसकी कह सकते हैं प्रकाष्ठा यह है कि उन्हें इस स्तर पर गुजरना पड़ रहा है और अमर्यादित भाषा की तरह व्यवहार भी करना पड़ रहा है। और ऐसा जैसा कहा जाता है कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, तो सम्राट कुशवाहा उसी लाइन पर चल रहे हैं कि हम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देंगे। क्योंकि अगर तलवार के साथ अगर युद्ध में है तो हम तलवार चलाएंगे, कोई अगर बंदूक के साथ में है तो बंदूक चलाएंगे। ये एक सामान्य स्ट्रेटजी से बन गई है। और कम से कम मुझे लगता है कि भाजपा ने अपने आप को इस तरह से एक्टिवेट किया है कि जहां कहीं भी प्रश्न उठे उस प्रश्न को वहीं दबा दो, ताकि ये लोग मूल मुद्दा को भटका नहीं सके। तभी भाजपा जो है अपने सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ सकती है। किसी खास जाति के प्रति न ज्यादा प्रतिबद्धता और न किसी खास के प्रति काफी दुराव, यहाँ तक कि किसी धर्म के प्रति न ज्यादा आस्था न किसी धर्म के प्रति दुराव। इसलिए प्रश्न को प्रश्न की जगह पर ही दबा दीजिए, उसे बिहार में फैलने मत दीजिए। आगामी चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी भूमिका कहीं न कहीं कुछ इस तरह की हो गई है जैसे 77 में जेपी ने निभाया था। अंतर सिर्फ यही है कि जेपी उसमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, अभी हैं नीतीश कुमार जी, तो उन्हें भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो ये दोनों की मशक्कत की लड़ाई में ये चीजें चलेगी। हो सकता है मर्यादा और गिरे, उसे देखना होगा कि आगे की मर्यादा कितना मर्यादा विहीन राजनीतिक व्यवहार होता है, यह देखने का विषय है। जी दीपक जी, जिस तरह से अभी चंदन जी कह रहे थे कि एक जातीय जनगणना की रिपोर्ट को एक मुद्दा आया था और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इसमें बैकफुट पे थे, ये पूरा मुद्दा को आप इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर ये मुद्दा इसलिए बढ़ा है कि जो प्रश्न उठ रहे थे, जो तमाम चीजें थी, उसको आप वहीं पे दबाएं, एक दूसरा मुद्दा इस पे उठे? दीपक जी क्या है, जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया और जिस तरह से बिहार की सभी जातियों ने, बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी लोगों ने इसका जमकर मुखालफत किया। कोई इस गणना से खुश नहीं है। ये गणना सबको दुखी करने का, इसका साइड इफेक्ट है बता रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी जानबूझकर, आखिर पहले तो नीतीश कुमार जी ने बोला, सम्राट चौधरी जी ने तो बोला नहीं। नीतीश कुमार जी ये सम्राट चौधरी जी के पिताजी के बारे में बार बार बोलते हैं। जब भी कभी उनको समस्या आती है, ये पूरा विषय को डाइवर्ट करने के लिए सीधा उनके पिताजी पर आरोप करते हैं, आक्षेप करते हैं। ये इसका ही बता रहे हैं, ये जातीय गणना का साइड इफेक्ट है। उनको लगा था कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो तीर खुद को लग गया। ये लालू जी के फेरे में, लालू जी के जाल में फंस के इन्होंने आनंद फानंद में जाति रिपोर्ट जारी कर दिया। और जब लगा कि हम फंस रहे हैं तो इनको लगा कि क्यों नहीं हम सम्राट चौधरी के पिताजी के बारे में बोल देंगे तो ये विषय बदल जाएगा। आखिर आप विषय बदलेंगे तो इसका जवाब सुनना पड़ेगा। बिहार की जनता बहुत उत्प्रेरित है। जातीय गणना से बिहार में जातीय जड़ होने का काम किया गया है। दीपक जी मैं बताऊं, इन लोग जब भी लालू जी के हाथ में जब सत्ता की चाबी लगभग आती है या लगभग उसके पास होती है, तो ये इसी तरह का जातीय गणना, जातीय लड़ाई, जातीय उन्माद, इस तरह की बातें करके बिहार में जातीय उन्माद फैलाने का, जातियों को लड़ाने का, आखिर बिहार में कब तक चलते रहे। बिहार में भी विकास की बात होने लगी थी। नीतीश कुमार जी को याद होगा, जब हम लोग साथ में थे, उनके प्रवक्ता को भी सुन रहे हुए तो सुने ठीक से, क्योंकि उनको बहुत आदत हो गई। मैं चाहता हूँ नीरज जी आप भी सुनिए, जब हम लोग साथ में थे विकास की बात होती थी। जब से आप गए लालू जी के समक्ष, जब से सरेंडर किया, तब से विनाश की बात होने लगी है, जातियों की बात होने लगी है। बिहार में जातियों की बात खत्म हो गई थी, विकास की बात हो रही थी। ये विकास का बात कहाँ गया? ये जातीय सर्वे जो हुआ है उसमें आर्थिक सर्वे का कहाँ गया? उसमें विकास की बात कहाँ हुई? गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, किसी के बारे में कहाँ कोई चिंता की गई? ये हम बता दें, इस जातीय गणना के रिपोर्ट से नीतीश कुमार जी भारी तरह मर्माहत है। वो फंस चुके हैं, लालू जी के जाल में फंस चुके हैं और इससे बचने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं।
अरुण जी, अब तक आवाज मिल रही है? मेरी आवाज जा रही है? जी। अरुण जी, आपसे यह सवाल था कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज जो है वो आपके गठबंधन को और आपकी पार्टी को मिला। इस विवाद में पड़ के तमाम इस तरह के बयान को देखे कहीं ना कहीं आप लोगों जो वो माइलेज था उस माइलेज को लॉस तो नहीं कर रहे? देखिए दीपक जी, बिहार ने जातीय गणना करा के और प्रकाशित करके देश में एक नजीर पेश करने का काम किया है, और जिसका आप देख रहे हैं जो इतनी सारी बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी में, इसी बात को तो लेकर है। और जहां तक है माइलेज की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन, अंतिम पैदान पर जो खड़े लोग हैं, जो वंचित समाज हैं, जो वर्षों से वंचित रहे हैं, उनकी राजनीति करते हैं। और आपको पता होगा दीपक जी कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी लंबे अरसों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर। जब सुनिए राकेश जी, सुनिए ना, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। क्यों इतनी छटपटाहट है? क्यों इतनी बेचैनी है? क्यों एक मुंह से बोलते हैं हम समर्थक हैं, समर्थन कर रहे थे जातीय जनगणना को लेकर बिहार में, दूसरी तरफ यहां से लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम किया। जब दाल नहीं गला, जब आपका चेहरा उजागर हो गया तो अनर्गल बयानबाजी करने पर उतर आए हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है, अब ये चलने वाला नहीं है। और देश भर में ये मांग उठ चुका है इसकी। अब वर्षों से जो कुंडली मार कर बैठे हुए थे गरीबों का हक हकूक, अब वो जाने वाला है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये चीज तो फिर क्यों इतना बेचैनी? क्यों नहीं मुद्दे की बात करते? क्यों नहीं एजेंडे की बात करते? क्यों नहीं मुद्दे की बात करते? आपने क्या किया 9.5 साल में? पूछ रही देश की जनता। आपने जो संकल्प पत्र आपने जो पढ़ा था, जो आपका वादा था, जो देश की जनता से वादा आपने किया था, कितने वादे पूरे हुए? कुछ तो किए नहीं। लोकतंत्र को लहूलुहान करने के सिवा, संविधान को बर्बाद तहस नहस करने के सिवा, महंगाई चंदा जी, जिस तरह से अभी जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई और जाहिर सी बात है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट और इस पे तमाम जो चीजें राजनीति वो मुद्दा बनेगी। अब ये पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बहस चल रही है बाप बेटे को लेकर, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव आएगा, चुनाव प्रचार आएगा तो इस पर भी ये भी एक मुद्दा बनेगा। बिल्कुल मुद्दा तो बनेगा ही, इसलिए बनेगा कि जातीय सर्वे को लेकर के जो नीतीश सरकार ने वादा किया था कि हम योजनाओं के लिए कर रहे हैं, वो एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जातीय सर्वे जो है किसी जाति को खुश नहीं कर पाया। भाजपा के नित्यानंद राय या नवल किशोर यादव कहते हैं कि यादवों की संख्या कम है, तो कोई कहता है कि ब्राह्मणों की संख्या कम है। मतलब सबको अपनी संख्या कम नजर आती है, किसी को बढ़ी हुई संख्या नजर नहीं आती है। तो यह चंदन जी, ये लोग सही आप बोल रहे हैं, इन लोगों को नजर आ रही है, तो किसने रोका है? देश में तो इनकी सरकार है, करा लेना चाहिए ना। क्यों लोगों को भटका रहे हैं? करा लेना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे हुए हैं। नहीं अरुण जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह एक अच्छी प्रक्रिया थी, लेकिन उस प्रक्रिया के अंत उसके साथ खड़े होने वाले कोई लोग नहीं रहे। हर जाति के नेता ये कह रहे हैं, तो एक शक पैदा करता है। बाकी क्या करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है। लेकिन जो जिस बात पर दीपक प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि ये बाप बनाम का मुद्दा जो है, क्या एक मुद्दा ये कंटिन्यू करेगा? मुझे लगता है कि अभी चुनाव में बहुत देर है, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कोई तीसरा मुद्दा आ जाए, लेकिन ये सब मुद्दे अस्थायी नहीं होते हैं। अस्थायी मुद्दे वही होंगे जो पार्टी के मैनिफेस्टो पे आएंगे, अस्थायी मुद्दे वही होंगे जो जातीय जकड़न से भरे होंगे बिहार में, और अस्थायी मुद्दे वही होंगे जहां हर नेता किसी दूसरे को कह सकते हैं कि दूसरे के भेद को खोल कर सामने रख करके अपने वोट बैंक को बढ़ा सकता है। ये प्रक्रिया ज्यादा तेज होगी। ये छोटे छोटे मुद्दे चुनाव आते आते पीछे रह जाएंगे सर।
जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव में अभी बहुत कुछ बदलेगा। अगर जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर बहस होगी तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के मुद्दे अभी और आते रहेंगे और इस तरह की बहस अभी चलती रहेगी। इस मुद्दे पर आप सभी ने इस चर्चा में भाग ली, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चंदन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।